यूपी टेट सी टेट टारगेट 8 फरवरी एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम है। रटना, अनुभव और प्रयोग, केवल व्याकरण, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम है अनुभव और प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, अनुभव और प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में भाषा त्रुटियां किसका संकेत हैं? असफलता का। बच्चों में भाषा त्रुटियां किसका संकेत है? असफलता का, सीखने की प्रक्रिया का, शिक्षण की कमी का, आलस का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। बच्चों में भाषा त्रुटियां किसका संकेत है? सीखने की प्रक्रिया का। अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो उसे सीखते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है? भाषा अधिगम स्वाभाविक होता है, भाषा अधिगम स्वाभाविक होता है और शिक्षण औपचारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए है, अधिगम स्वाभाविक होता है, शिक्षण औपचारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा कौशलों में सबसे पहले कौन सा विकसित होता है? लेखन, पठन, श्रवण, वाचन। भाषा कौशल में सबसे पहले कौन सा विकसित होता है? लेखन, पठन, श्रवण, वाचन। कौन सा? श्रवण। शुभोपली क्या होता है? शुभोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे पहले क्या होता है? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य है? मनोरंजन, श्रवण और वाचन, कौशल का विकास, व्याकरण सिखाना, परीक्षा की तैयारी कराना। हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य, स्टोरी मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है श्रवण और वाचन कौशल का विकास। श्रवण और वाचन कौशल का। 5 का आंसर बी, श्रवण और वाचन कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर सी, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का प्रयोग होता है? नहीं, केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग होता है। दोनों भाषाएं प्रयोग होती हैं, अनुवाद किया जाता है। डायरेक्ट विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि हम कौन सी भाषा को टारगेट किए उसी भाषा को सिखाया जाता है। केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग होता है। जो भाषा में सिखानी है तो उसे हम डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि से सिखाते हैं। जैसे अंग्रेजी सिखानी तो प्रत्यक्ष विधि से सिखाएंगे। इसमें हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते, केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी, केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस भाषा को लिखना है उसी भाषा को हम सिखाते हैं प्रत्यक्ष विधि में। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण में अनुकरण का प्रयोग विशेषकर किस कौशल में होता है? भाषा शिक्षण में अनुकरण का प्रयोग विशेषकर किस कौशल के लिए होता है? लेखन, वाचन, बोलने, व्याकरण। बोलने में, लेखन में, वाचन, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी, बोलने में। भाषा शिक्षण में अनुकरण का प्रयोग विशेषकर बोलने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य है? रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना, व्याकरण अभ्यास कराना, नकल कराना, उत्तर याद कराना। तो सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के 4 कौशलों का सही रूप क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 10,
भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। विद्यार्थियों को क्रम देना, अंक देना, सुधार हेतु फीडबैक देना, दंड देना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य सुधार हेतु फीडबैक देना। मूल्यांकन करते बच्चे ने क्या गलती की, उसका सुधार करते हुए उसका फीडबैक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास। क्या क्या होगा? पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय। तो इसमें संबंध कारक का आया है, इसमें पुस्तक का आलय, तो संबंध का कारक का आया है, तो इसलिए इसमें का लगा है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। और इसमें दूसरा पद प्रधान है, आलय प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, पहला पद इसमें पुस्तक गौड़ है। तो तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है कि उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद गौड़ होता है, और काकी के आया संबंध कारक है, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। पुस्तक का घर। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का स्त्रीलिंग रूप है बालिका, बालिनी, बच्ची, कन्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बालक का स्त्रीलिंग रूप है बालिका। क्वेश्चन नंबर 13, राम को देखकर श्याम हंसा। इसमें कौन सा उपवाक्य है? राम को देखकर श्याम हंसा, तो इसे वाक्य सरल वाक्य है। उपवाक्य पूछा है राम को, तो उपवाक्य क्या होगा इसमें? राम को देखकर हंसा, वाक्यांश क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसमें क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसमें उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी। इसमें हंसना क्या है? हंसना मुख्य क्रिया है, और ये सरल वाक्य है। उपवाक्य इसमें होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। राम को देखकर श्याम हंसा, इसमें कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा शब्द का विलोम है बुरा, कमजोर, आलसी, कला। तो अच्छा शब्द का विलोम होगा बुरा, अच्छा का बुरा। क्वेश्चन नंबर 1, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कर्मणि वाच्य किसे कहते? जब कर्ता क्रिया करता है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता है, जब वाक्य में क्रिया नहीं होती है, जब कर्ता छिपा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता है तो कर्मणि वाच्य कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो कर्मणि वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रातः काल शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः धन काल, तो इसमें विसर्ग संधि है। प्रातः धन काल, इसमें विसर्ग संधि। यहाँ विसर्ग के बाद का आया है, का आने पर विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है, जो कि विसर्ग संधि का एक नियम है। विसर्ग के बाद का आने पर कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि विसर्ग संधि का नियम है तो इसलिए इसमें कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। प्रातः काल में विसर्ग संधि है, इसमें ऑप्शन ये नहीं है विसर्ग संधि, ऑप्शन ये गलत है। प्रातः काल में विसर्ग संधि है। प्रातः काल में विसर्ग संधि। प्रातः काल में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17, गायिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। गायिका में का, इका, आ, का। गायिका शब्द में इका प्रत्यय है। गायिका शब्द में इका प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी इका प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 18, कमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? देखो, का, धन, आ, एक मात्रा, मा, धन, आ, एक यहाँ मात्रा, ला, धन, आ, एक यहाँ मात्रा। तो कमल शब्द में 1, 2, 3। कमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं। कमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं। कमल शब्द में 3 मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह जल्दी आया में जल्दी शब्द है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जल्दी संज्ञा तो हो नहीं सकती जल्दी। सर्वनाम भी नहीं हो सकता। विशेषण और क्रिया विशेषण में एक हो सकता है। तो वह जल्दी आया में जल्दी क्या है? ये क्रिया विशेषण है। जल्दी क्या है? जल्दी एक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए, जल्दी क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 20, आओ शब्द किस प्रकार की क्रिया है? आर्थक, विधिलिंग, संभाव्य, आदरार्थक। तो आओ शब्द से पता चल रहा है विधिलिंग है नहीं, संभाव्य है नहीं, आदर्थक नहीं है, एक आज्ञार्थक है। आओ शब्द आज्ञार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, रहीमदास। तो कवियों के कवि कालिदास जी को कहा जाता है। कवियों के कवि कालिदास जी। क्वेश्चन नंबर 22, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? संस्कृत, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है? निर्गुण, सगुण, समन्वय, सगुण शाखा, सगुण माधुर्य, निर्गुण निराकार। तो सूरदास सगुण माधुर्य भक्ति धारा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी, सूरदास सगुण माधुर्य भक्ति धारा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पद्मावत के रचयिता हैं? कबीर, जायसी, तुलसी, मीरा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। रस का अर्थ है गंध, सौंदर्य की अनुभूति, भाषा की लय, व्याकरणिक गुण। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भी रस का अर्थ है सौंदर्य की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 26, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? रति, हास, करुण, भयानक। श्रृंगार रस का क्या है? रति। हास्य का हास, करुण का शोक, भयानक का भय और श्रृंगार का रति। क्वेश्चन नंबर 27, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तुलसीदास की गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो ये तुलसीदास जी की सारी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, मीराबाई किस राजा की पत्नी थी? भोजराज, जयचंद, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो मीराबाई भोजराज की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, अलंकार का मुख्य उद्देश्य है? कविता की शोभा बढ़ाना, व्याकरण सुधारना, रचना को लंबा करना, कठिन बनाना। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? अलंकार का मुख्य उद्देश्य होता है कविता की शोभा बढ़ाना। अलंकार को आभूषण कहते हैं, ये आभूषण की तरह होते, इसलिए अलंकार कविता की शोभा को बढ़ा देते। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है व्याकरण सुधारना नहीं, रचना को लंबा कराना नहीं, कठिन बनाना नहीं। अलंकार का मुख्य उद्देश्य कविता की शोभा बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 30, सुधा सिंधु में एक बूंद विष की, यह कौन सा अलंकार है? सुधा सिंधु में एक बूंद विष की, यह कौन सा अलंकार है? सुधा सिंधु
सुधा सिंधु मीन्स होता है अमृत, सुधा मीन्स होता है अमृत, सिंधु मीन्स क्या होता है सागर, तो सुधा सिंधु मीन्स होता है अमृत का सागर, अमृत का सागर। सुधा सिंधु मीन्स होता है अमृत का सागर, सुधा सिंधु मीन्स होता है अमृत का सागर। एक बूंद विष, विष माने होता है जहर, तो यहाँ पे एक तरफ विष की बात की जा रही है कवि के द्वारा, एक तरफ अमृत की बात की जा रही, तो दोनों चीज़ डिफरेंट हैं एक दूसरे। अमृत के सागर में विष की एक बूंद को तो अमृत उस विष की बूंद को बेअसर कर देगा, तो यहाँ दोनों चीज़ डिफरेंट है, विरोधाभासी चीज़ें हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर विरोधाभास। यहाँ उपमा हो नहीं रही है, रूपक अलंकार है, निरपेक्षा है नहीं, तो यहाँ कौन सा अलंकार, विरोधाभास। यहाँ एक दूसरे की विपरीत चीज़ों को दिखाया जा रहा है, एक तरफ विष है एक तरफ अमृत है, इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार। ओके, थैंक यू।